नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स सिलेबस पढ़ रहे हैं और आज हमारी 5वीं क्लास है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आरबीआई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जिसने अभी तक पहली 4 क्लास नहीं देखी है वो पहले उन चारों क्लासों को जाके देखे। हमारी प्लेलिस्ट में वो चारों क्लास अवेलेबल हैं और उन्हीं चारों क्लासेस के आपको MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी हैं। आप सभी उनको जाके देखें, उसके बाद इस क्लास पर आएँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एवं आर्थिक सुधार। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औद्योगिक नीति होती क्या है। औद्योगिक नीति वह सरकारी नीति है जिसके अंतर्गत देश के उद्योगों की स्थापना, विकास, नियंत्रण, निजीकरण और सरकारी भूमिका तय की जाती है। इसे हम 3 नाम से भी जानते हैं। तो इसका सिंपल एक फंडा भाई, 1991 से पहले क्या था, अलग से कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई थी इंडस्ट्रियल के लिए, औद्योगिक के लिए। लेकिन 1991 के बाद एक हमने पॉलिसी बना दी थी जिसका नाम हमने दिया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये हमने पहले भी शुरुआत की थी, हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो जितने भी हम उद्योग, उन सभी उद्योगों की जो स्थापना है वो कैसे डेवलप होगा, उसको कैसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, उसका निजीकरण जो प्राइवेटाइजेशन है और सरकारी भूमिका, जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है वो कितने प्रतिशत है, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका नाम पड़ा था 1991 में, जिसे आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल सकते हो, जिसका काम होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार करना, जिसका अंततः आते आते नाम LPG नीति रखा गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो शुरू करते हैं हम भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ। सबसे पहले है औद्योगिक नीति 1948। ये लॉन्च हुई थी 6 अप्रैल 1948 में। उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह भारत की पहली औद्योगिक नीति थी, यह आपको याद रखना है। उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उन चारों के अलग अलग हमने पॉइंट दिए थे जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रहेंगे। उसके बाद जो पूरी तरह से सरकारी रिजर्व थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले है रेलवेज, उसके बाद जो परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी होती है वो, उसके बाद शस्त्र वह गोला बारूद, आर्म्स एंड एमुनेशंस, ये सभी चीज़ें पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी, ये आपको याद रखना है। सरकारी नियंत्रण वाले कुछ उद्योग भी थे अलग से, निजी क्षेत्र के भी कुछ उद्योग थे, अनियंत्रित उद्योग भी थे जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद औद्योगिक नीति कब आई दूसरी, 1956 में। 1956 में ये आई। उस समय जो महालनबिस मॉडल, इस पर यह आधारित थी, ये नाम था, उसी के नाम पर यह आधारित थी। उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 17 उद्योग जिसमें से सरकार के लिए आरक्षित थे, जो बाद में सरकार ने धीरे धीरे करके कम कर दिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद औद्योगिक नीति 1977 में आई, जिसका लॉन्च जनता पार्टी सरकार ने किया था। उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी थी। सबसे पहली, लघु उद्योगों पर विशेष जोर। जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटी बिजनेस हैं, छोटी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर है जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप वो धीरे धीरे उन्होंने कम किया और जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया, जिसके अंतर्गत रोजगार भी लोगों को मिला। तो ये कौन सी नीति है, 1977 की नीति है। उसके बाद 1991 में एक नीति आई जो हाल में अभी हम करंट में जो पढ़ते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नई औद्योगिक नीति कब आई, 1991 में। नई आर्थिक नीति कब आई, 1991 में। ये कब लॉन्च हुई, 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति लॉन्च हुई थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो PV नरसिम्हा राव थे।
ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आर्थिक नीति के पिता कहे जाते हैं, वो पीवी नरसिम्हा राव कहे जाते हैं। और जो उस समय वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों के शिल्पकार भी कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। औद्योगिक नीति के आपके हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखने हैं भाई। उसके बाद 1991 से पहले, जो एलपीजी बाद में आई थी, 1991 से पहले इस नीति का नाम था LQP। LQP का क्या अर्थ है? L का अर्थ है लाइसेंस, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। उसके बाद कोटा, सीमा, मतलब लिमिटेड लोग ही इसमें कार्य कर सकते थे। उसके बाद परमिट, P, उसके लिए अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। कहने का 100% अर्थ ये है कि उस समय जो सरकार की भूमिका थी वो सबसे ज़्यादा अधिक थी। लेकिन 1991 के बाद एक नई नीति आई जिसका नाम हमने किया LPG, जिसके अंदर जो सरकार की भूमिका है वो हमने सीमित कर दी, कम कर दी, और जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट है, उसको हमने बढ़ावा दिया। तो हम पहले इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है LPG नीति, लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले है लाइब्रलाइजेशन, उदारीकरण। इसके अंदर क्या था? उद्योगों को सरकारी नियंत्रण से हमने मुक्त कर दिया था। मतलब जो उद्योग हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर था या बहुत कम था। इसके अंदर क्या हुआ था? जो लाइसेंस कोटा परमिट है, जो LQP है, उसे हमने पूर्ण तरीके से बंद कर दिया था। एंड ऑफ लाइसेंस पॉलिसी, जो लाइसेंस लेते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन जो 5 उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर थे। तो वो गवर्नमेंट के अंदर 5 जो उद्योग है वो कौन कौन से थे? सबसे पहला है शराब व तंबाकू, एल्कोहल एंड तंबाकू। उसके बाद रसायन, केमिकल्स, जो डेंजरस होते हैं। रक्षा उपकरण, जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, जो हमें यूज करते हैं रक्षा उपकरण। औद्योगिक विस्फोटक, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को गिराने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दवाइयाँ, ड्रग्स, जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं वो सारी। तो ये 5 उद्योग के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी, ये भी गवर्नमेंट के रिजर्व में रहते हैं। बाकी सभी के लिए लाइसेंस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद P, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, नामात्र हो जाएगी। इसके अंदर जो सबसे पहला बिंदु था, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, सरकारी हिस्सेदारी कम करना। इसके अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिए थे कि सरकारी हिस्सेदारी को हम बिल्कुल कम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में क्या रिस्क ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस फील्ड के लिए रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को भी और देश को भी, दोनों को एक साथ डेवलप करना है। जिसके लिए उन्होंने 2 क्षेत्र आरक्षित रखे थे जो अभी भी आरक्षित हैं। सबसे पहला है रेलवे और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी सारों जितने भी हैं उनके लिए प्राइवेटाइजेशन अभी हाल में भी है, लेकिन रेलवे और परमाणु ऊर्जा के लिए नहीं है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबल मीन्स देश, पूरे विदेश के लिए, मीन्स वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ने का काम ही ग्लोबलाइजेशन में हुआ था, टू ट्रेड विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसका उद्देश्य क्या था? इसका पहला उद्देश्य था विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। मीन्स जो फॉरेन इंडस्ट्री में हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देना। विदेशी निवेश आकर्षित करना, मीन्स हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनियां भी हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें और हमारे देश की कंपनियां भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो वो सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आर्थिक सुधारों के कारण, कुछ कारण भी थे कि जिस वजह से हमने आर्थिक सुधारों के लिए मुद्दा उठाया। सबसे पहला है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी।
जैसा कि मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी फ़िलहाल युद्ध चला हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उसके अंदर क्या हुआ था, युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में था, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व में पड़ रहा था। उसके कारण क्या क्या हैं? सबसे पहले तो युद्ध में जो आर्थिक हानि हो रही है वो तो हो रही है, दूसरा वहाँ पे लोग मर रहे हैं, तीसरा जो उनकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुई या प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई, वो जा रही है, चौथी उस समय गवर्नमेंट किसी को काम नहीं करने देगी, ना ही आप खुद कर सकते हो अपनी हिम्मत से भी। तो उस समय पे जो भी दिक्कतें पैदा हुई, उन सभी को दिक्कतों को लिमिटेड करने के लिए, रोकने के लिए ये सभी चीज़ें हमने शुरू की। उसके कारण ये बता रखे हमने, विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी। सबसे पहले जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारे पास कम हो जाएगा। दूसरा, राजकोषीय घाटा, मीन्स जो बजट के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, बजट हमारे पास कम रहेगा। भुगतान संतुलन संकट है, मीन्स यदि किसी काम के लिए हमें नुकसान हो रहा है तो उसकी हमें बाद में पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उसका संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उच्च मुद्रास्फीति, हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खाड़ी, अरब खाड़ी देशों में युद्ध, जैसे आपको पता है कि दूसरे देशों में जो अरब देश हैं या खाड़ी देश हैं, ईरान, इराक, ये हो गए जितने भी, तो वहाँ पर क्या होगा, युद्ध होता है तो जो पेट्रोल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है या वो तो बिल्कुल बंद कर देते हैं, या उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ा देते हैं। तो उससे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का एक क्लू पैदा होता है कि हमें उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है। और ये कंप्लीट जो पॉलिसी है, इसका नया नाम अभी फ़िलहाल के टाइम पे रखा गया LPG पॉलिसी। ये आपको पूरा टॉपिक याद करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। इसी के साथ हम कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं आपको एग्जाम के लिए। सबसे पहला 1948 में क्या आया था, प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। 1956 में जो पॉलिसी आई थी उसके जो मुख्यतः मॉडल या जो आदमी है वो महालनोबिस, इनके नाम पर इनका मॉडल का नाम रखा गया था। 1977 में जो छोटे उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके साथ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ये सभी हमने 1977 वाली पॉलिसी में किए। और 1991 में LPG नीति आ गई थी। आपको उसके पॉइंट याद रखने, कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व हैं, कौन से रिजर्व नहीं हैं। आर्थिक सुधारों के शिल्पकार कौन है, मनमोहन सिंह जी हैं। और जो हमने एक पॉइंट और इसी के साथ बताया था, आपको याद रखना है कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म उसके कौन है, PV नरसिम्हा राव हैं। और 1991 में ये पॉलिसी आई थी। उसके बाद इसी के साथ हमने आज का टॉपिक भी स्टार्ट करना है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी हम आज ही कवर करेंगे। परिचय, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये कब शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ था उसके अंदर। सबसे पहले RBI की स्थापना। RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन कह सकते हो, उसकी सिफारिश पर 1926 में सबसे पहले RBI की स्थापना हुई थी। RBI जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1934 के अंतर्गत। RBI की जो स्थापना तिथि है वो 1 अप्रैल 1935 है। जिस समय RBI बना उस समय लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी RBI को बनने में, रिजर्व बैंक को बनने में। उसका जो सबसे पहला मुख्यालय था वो कोलकाता के अंदर था, आपको ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन बाद में एक गवर्नर आए थे, उनके बोलने के बाद इसको हमने कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया था। तो ये आपको याद रखना, जो मुख्यालय स्थानांतरण, हेडक्वार्टर जो चेंज हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, वो 1937 में कलकत्ता से मुंबई हो गया था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जो RBI का स्वामित्व है वो 100% भारत सरकार के अंडर है। मीन्स भारत सरकार डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करेगी, कोई भी अलग से कोई भी पर्सन व्यक्तिगत तौर पर डायरेक्टली वहाँ पे विजिट नहीं कर सकता, वहाँ पे अपना कार्य नहीं कर सकता। RBI के कुछ ऐतिहासिक कार्य भी हैं। 1947 से पहले तब तक RBI है जो म्यांमार के लिए कार्य करता था, वहाँ पर इनकी ब्रांच थी। उसके बाद 1947 से 48 तक पाकिस्तान के लिए कार्य किया था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के अंडर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आरबीआई का स्वरूप, नेचर ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है? एक वैधानिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। आरबीआई क्या है? गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स जो संविधान है उसके अंतर्गत इसका कोई भी लिखित जिक्र नहीं है। आरबीआई क्या है? एक सलाहकार संस्था, एक एडवाइजरी या कंसल्टेटिव बॉडी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो किसी भी, जैसे कोई बैंक में घाटा हो रहा है तो उसको जो सलाह देगी, या देश में कुछ भी हो रहा है तो उसको जो सलाह देने का कार्य है वो आरबीआई करता है। आरबीआई एक नियामक संस्था है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसके अंतर्गत हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं, एक गवर्नर होता है, टोटल 21 होते हैं। ये सभी आपको हम बताएंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, जो आरबीआई की आपने मोहर देखी होगी, एम्बलम, उसके ऊपर मोहर लगती है, वो टाइगर और पाम ट्री उसकी मोहर लगती है। आरबीआई से संबंधित कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो आरबीआई म्यूजियम, आपको पता है कि म्यूजियम जहाँ पर आरबीआई का इतिहास आपको पता चलेगा वो कहाँ पर है? कलकत्ता में है, जहाँ पर पुराना हमारा आरबीआई का था 1926 में। 1937 में इसका स्थानांतरण कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया, तो 1949 में 1 अप्रैल को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। आरबीआई का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर, पहले ये जून से जुलाई था, अब ये अप्रैल से मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर होता है आरबीआई का। उसके बाद आरबीआई के जोनल कार्यालय भी हैं, जहाँ पर जोन के वाइज है। सबसे पहला है दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई और फिर कोलकाता। टोटल कितने हैं? 4। ये आपको चारों याद रखने हैं कि आरबीआई के जोनल कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। उसके बाद क्षेत्रीय व उप कार्यालय, रीजनल या सब ऑफिस, ये टोटल 33 हैं। नवीनतम जानकारी अनुसार, जो लेटेस्ट अभी फिलहाल कोहिमा और ईटानगर यहाँ पर बने हैं। जो आरबीआई स्टाफ कॉलेज है जहाँ पर ये रिसर्च करते हैं और जिसके अंदर ये मतलब लोगों को ट्रेन करते हैं, तो वो प्रशिक्षण हेतु आरबीआई स्टाफ कॉलेज इनका है। उसके बाद आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य भी हैं, कौन कौन से हैं? पहला, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, मीन्स किसी भी बैंक को यदि फाइनेंशियल कुछ भी क्राइसिस होता है तो आरबीआई उसको सहायता प्रदान करता है। इसका मतलब है आरबीआई बैंकों को वित्तीय संकट में सहायता प्रदान करता, सहायता देता है, तो वो क्या है? एक बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है। उसके बाद जो सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का भी बैंक है, केंद्र व राज्य सरकारों का बैंक, तो वो भी क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सरकार का एजेंट है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो भी कौन है? आरबीआई है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं, बड़ी फैक्ट्री वगैरह है, उन सभी के लिए जो लोन सरकार की तरफ से जो भी शुरू होती है उसके लिए लोन देने का जो कार्य है वो आरबीआई करता है। कोई भी स्कीम लागू होगी तो उसके लिए भी जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट यूटिलाइज होता है वो भी आरबीआई देता है। सरकारी लेन देन, ऋण, लोन वगैरह आदि का प्रबंधन आरबीआई करता है। इसलिए आरबीआई क्या है? एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एजेंट है। उसके बाद मुद्रा जारी करना। उसके बाद एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, सरकार का सलाहकार, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो सलाह देने का कार्य है वो भी आरबीआई करता है। उसके बाद मुद्रा जारी करना, इश्यू ऑफ करेंसी, जो पैसे जारी करते हैं वो 2 को छोड़कर, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ आरबीआई जारी करता है। लेकिन जो सिक्के और 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देता हूँ अलग से। उसके बाद देश का केंद्रीय एवं शीर्ष बैंक, मीन्स सेंट्रल और एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स सबसे बड़ा भारत का जो केंद्रीय और शीर्ष बैंक है वो आरबीआई है। उसके बाद बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र का नियामक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित, आरबीआई बैंकों को और एनबीएफसीएस को नियंत्रित करता है। मीन्स कौन सा बैंक आगे काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, जो भी बैंक परफॉर्म नहीं करेगा उसका ये लाइसेंस भी रद्द कर सकती हैं। जो भी बैंक अच्छा काम करेगा वो उसको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगी। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई करता है। उसके बाद मुद्रा बाजार का नियामक, रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, जो
पैसा मार्केट में आ रहा है और जो मार्केट से बाहर जा रहा है वो सारा जो लेन देन है सब कुछ आरबीआई करता है। लेकिन जो पूंजी बाजार है, कैपिटल या शेयर मार्केट जिसको आप बोल सकते हो, जिसको सेबी नियंत्रित करता है, उसका भी लेन देन आरबीआई के द्वारा होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन के बेसिस पर होगा। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत में जितनी भी करेंसी हैं अलग से हैं जो फॉरेन की हैं, जैसे यूरो, डॉलर, येन, ये सभी आरबीआई के अंदर एक्सचेंज होती हैं। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है। उसके बाद मुद्रा आपूर्ति एवं साख नियंत्रण, साख का मतलब होता है क्रेडिट, कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट, इसका मतलब है वो क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। उसके बाद मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये मतलब जो महंगाई आ रही है भारत में वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, मौद्रिक नीति निर्माण, प्रिपेयर मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी जो मौद्रिक नीति है उसको तैयार करने का कार्य करता है। इसके अलावा उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जैसा कि हम अभी पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले तो जो भी नया बैंक मार्केट में आएगा उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम आरबीआई देगा। जो बैंक अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है उन बैंकों का लाइसेंस कैंसिल करने का काम भी आरबीआई करता है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों को रेपो दर पर ऋण देना, मीन्स एक बोल सकते हो आप, जो लोन देंगे वो भी एक कम ब्याज दर पर, वो भी आरबीआई देता है। इसे वेज एंड मीन्स एडवांस कहा जाता है। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, उसका भी जो भारत का प्रतिनिधि है वो आरबीआई ही है। उसके बाद बैंकिंग व वित्तीय जागरूकता का प्रचार, प्रमोट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपको पता होगा कि आपकी फ़ोन पे समय समय पर एक मैसेज आता है कि फ्रॉड कॉल से बचें, स्कैम से बचें, तो इसके अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं वो सभी आरबीआई अवेयरनेस फैलाता है। तो इसका जो जागरूकता का प्रचारक है वो भी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ग्राहकों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग कस्टमर, जैसा कि आपको पता होगा कि समय समय पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ओटीपी साझा ना करें, अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो किसी के साथ साझा ना करें। तो उसकी जो रक्षा, ग्राहकों की जो कस्टमर्स की रक्षा करने का काम है वो भी आरबीआई करता है। उसके बाद अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब यदि कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस पे आ रहा है तो उसको बचाने का काम भी आरबीआई करता है, आरबीआई उसकी हेल्प करता है। आरबीआई द्वारा कुछ रिपोर्ट भी प्रकाशित होती हैं, जैसे सबसे पहली रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, मीन्स जो पैसा है और जो फाइनेंस रिपोर्ट है वो सारी आरबीआई द्वारा प्रकाशित होती है। उसके बाद ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, मीन्स कौन सा बैंक किस प्रोसेस से क्या क्या कार्य कर रहा है, कौन सा निजी उसमें प्राइवेटाइजेशन में, कौन सा पीपीपी के अंडर है, कौन सा प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर है, वो सारी चीज़ें बैंकों की आरबीआई के द्वारा है। उसके बाद आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट होता है जिसमें मैक्सिमम जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो 21 हैं, जिसके अंदर एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर भी सम्मिलित हैं। तो हमें ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से रखने हैं जो मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर आपको हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। अधिकतम सदस्य आपको पता चलेगा 21 हैं, जिसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो इसकी नियुक्ति है गवर्नर की वो भारत सरकार द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। उसकी कोई भी आयु नहीं होती, उसकी कोई भी योग्यता मीन्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगते। उसका जो कार्यकाल वो भी फिक्स नहीं होता, उसका कार्यकाल ये अपनी डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई के गवर्नर, जो सबसे पहले गवर्नर थे या जिसको हम संस्थापक या फाउंडर ऑफ आरबीआई बोलते हैं, वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो 1935 से 1937 तक रहे थे। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा आता है जो पहले भारतीय गवर्नर हैं या थर्ड गवर्नर जो थे, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी थे, जो 1943 से 49 तक रहे थे। उसके बाद जो सबसे लंबा कार्यकाल है
वो किस गवर्नर का रहा था? जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो बेंगल रामाराव के द्वारा रहा था, लगभग 7 साल का, 1949 से 1957 तक का। उसके बाद भारत के जो 15वें गवर्नर थे, वो पहला ऐसी बार हुआ था कि प्रधानमंत्री को आरबीआई का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1982 से 85 तक के। आपको पता है कि ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे कम जो कार्यकाल था मात्र 20 दिन का, वो अमिताभ घोष का था। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, लगभग 20 दिन 20 डेज तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद ये आपको तीनों के तीनों बहुत ध्यान से याद रखने हैं, ये पूरा टॉपिक ही आपको ध्यान से रखना भाई आरबीआई का। 24वें गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, जो 2016 से 2018 तक। उसके बाद जो 25वें गवर्नर बने वो शक्तिकांत दास बने थे, लगभग 6-7 साल के लिए, 2018 से 24 तक। उसके बाद जो 26 में अभी फिलहाल वर्तमान के लिए चल रहे वो संजय मल्होत्रा। इनका कार्यकाल लगभग 3 साल का भी इन्होंने दिया, बाद में ये इसको बढ़ा भी सकते हैं। 2024 से 2027 तक का जो वर्तमान के डिप्टी गवर्नर हैं वो एम राजेश्वर राव, टी रावी शंकर, माइकल पात्रा और एस जानकी रमन, ये चारों हमारे वर्तमान के डिप्टी गवर्नर हैं। आपको वर्तमान का गवर्नर पूछ ले तो वो संजय मल्होत्रा हैं। अब तक आरबीआई में कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है, लेकिन जो पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी वो के.जे. उदेसी थी, जिसका कार्यकाल 2003 में था। आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और जो पीछे वाली क्लास अभी हुई हैं उनके सभी के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से मिली हुई हैं। इसकी टेस्ट सीरीज हम आपको कल अपलोड करवा देंगे। बने रहिए हमारे साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।